हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एथलेट आईएएस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इकोनॉमी का सबसे पहला जो चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। तो मैं इकोनॉमी की एक सीरीज़ भी लाने वाली हूँ जिसमें छोटे छोटे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनको एक काफ़ी ब्रीफली कवर किया जाएगा। और जितने भी छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, क्योंकि इकोनॉमी में ये छोटे छोटे टर्म्स मिलके ही आपको पूरा एक बिल्डअप देते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं उन्हें फॉलो करिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आज का अपना वीडियो शुरू करती हूँ। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। देखो, नेशनल इनकम और प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ें ये हैं, सबसे पहला रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या है इकोनॉमी के अंदर, हमें वो जानना ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। फिर जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है जानने के लिए वो है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमारे कंट्री में, जैसे कि किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम और प्रोडक्ट को जानने के लिए हमें उस इकोनॉमी का रिसोर्स यूटिलाइजेशन और वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये दो चीज़ों का डेटा पहले लेना होगा कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। अब नेशनल इनकम और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज जीडीपी? ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है? बेसिकली इट इज अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द कंट्री विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ड्यूरिंग अ ईयर। डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उनके टोटल सम को ही कहते हैं जीडीपी। ठीक है। अब इसमें क्या बात ध्यान रखने वाली है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई फॉरेन फैक्टर जो है डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर काम कर रहा है तो उसके प्रोडक्शन को हम जीडीपी के पार्ट में गिनेंगे। आप समझो जीडीपी क्या है ना, कि बाउंड्री, कंट्री के बाउंड्री के अंदर कोई भी फॉरेन फैक्टर या फिर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज और गुड्स का, भले वो फॉरेन फैक्टर ही कर रहा है, मतलब बाहर से कंपनियां यहाँ के सेटल हुई हैं और यहीं अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, तो वो भी हमारे जीडीपी में क्या कहते हैं काउंट होगा। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको पता है ना टेस्ला जो है, बहुत पहले अभी कुछ समय पहले बात हुई थी कि टेस्ला जो है इंडिया में अपनी कार लॉन्च करने वाली है। ठीक है। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि क्या कहते हैं, अगर आपको टेस्ला हमारे इंडिया में अगर आपको सेल करनी है, लॉन्च करनी है, तो आपको यहीं पे आके प्रोडक्शन करना होगा, विद इन इंडिया आपको अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाना होगा। तो उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब वो प्रोड्यूस करेंगी विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री मीन्स इंडिया, तो जो उसका प्रोडक्शन है वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा। तो यही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि फॉरेन फैक्टर अगर डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी जीडीपी का ही पार्ट होगा। ठीक है। अगर कोई फैक्टर जो है कंट्री के बाहर, यानी हम कोई इंडियन जो है वो फॉरेन कंट्री में जाके प्रोडक्शन कर रहा है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका जो प्रोडक्शन है, उस पर्टिकुलर जो इंडियन फैक्टर जो बाहर प्रोड्यूस कर रहा है किसी और कंट्री में जाके उन्होंने अपना प्रोडक्शन सेटअप किया है, तो वो हम एज अ जीडीपी अपना काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेशनल हमारे बाउंड्री के अंदर, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर उस सर्विसेज या गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जीडीपी यही कह रहा है कि जितने भी गुड्स या सर्विसेज जो हैं विद इन द कंट्री डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो फॉरेन फैक्टर के ही थ्रू हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ मैटर करता है कि डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो उसी को जीडीपी कहते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें ज़रूरी है जानना। सीएसओ जो है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस जो है, वो मेज़र करती है इनकम, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कौन मेज़र करता है? सीएसओ। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये मेज़र करती है पॉवर्टी इन इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया की पॉवर्टी को कौन मेज़र करता है, तो वो है एनएसएसओ। ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है, बेसिकली वही रिलीज करता है क्या कहते हैं नेशनल इनकम, यानी प्रोविजनल एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम की रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है। ठीक है। इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी only final goods and services will be included so that double counting can be avoided। ठीक है। अब देखो जीडीपी, अभी तो हमने देखा कि जीडीपी होती क्या है।
अब यहाँ पे दो मेथड्स निकल के आते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। पहला मेथड ये है कि हम जितने भी फाइनल प्रोडक्शन हो रहे हैं गुड्स की, यानी कि अगर जैसे सपोज करो कि एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में कई सारे पार्ट्स लगते हैं, तो हमें उन अलग अलग पार्टों की आउटसोर्सिंग करानी पड़ती है, और उनकी जब एक बार आउटसोर्सिंग हो जाती है उसके बाद एक पूरे मोबाइल फ़ोन को असेंबल किया जाता है, और असेंबल के बाद जो है वो फाइनल जो मोबाइल फ़ोन है जो मार्केट में उतरता है उसी को कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट करने का पहला जो वे बता रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। अब ये मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि कहीं पर भी हम गलती से डबल काउंटिंग ना कर दें किसी एक प्रोडक्ट की, समझ रहे हो, क्योंकि अगर आप हर एक प्रोडक्शन के स्टेज पर जो है क्या कहते हैं जीडीपी लोगे तो वहाँ पे डबल काउंटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पहला मेथड जो ये है कि जिसमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है इंक्लूड किए जा रहे हैं जीडीपी की कैलकुलेशन में, यानी जो असेंबलिंग हो रही है वो वाली स्टेप्स नहीं रखे जा रहे हैं, जो पूरे पार्ट्स आउटसोर्सिंग कराने के बाद एक असेंबल करके जब एक पूरा प्रॉपर मोबाइल फ़ोन तैयार हो जा रहा है उस मोबाइल फ़ोन को जो है हम काउंट करेंगे, क्योंकि वो फाइनल गुड है। और फाइनल और कोई भी अगर ऐसी सर्विस है जो फाइनल सर्विस दी जा रही है, वो कैसे तैयार हो रही है उससे मतलब नहीं है, फाइनल सर्विस को जो है हम दे रहे हैं उसी को कहेंगे, उसी को काउंट करेंगे हम इस जीडीपी के कैलकुलेशन के मेथड में, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, वो क्या है, वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है। अब वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है, देखो इसमें क्या है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज है ना वो सब कंसिडर किए जाएंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, तो मैंने कहा ना कि हर प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग होने के बाद जो है जब एक मोबाइल फ़ोन फाइनल रेडी हो जाएगा, ठीक है, उसी को कहें, उसको हम काउंट कर रहे थे इसके पहले वाले मेथड में जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन वैल्यू एडिशन मेथड में क्या होता है, वैल्यू एडिशन मेथड में जो हम पार्ट्स अलग अलग जगह से आउटसोर्स कर रहे थे हम उसी समय जो है वहीं पर जो है उसकी वैल्यू को काउंट कर लेंगे, मतलब उन जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हीं उनको प्रोडक्शन के समय ही जो प्रोडक्शन हो रहा है जब उसी समय हम उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज को जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है। हर स्टेज ऑफ, देखो ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे दे भी रहा है कि दिस मेथड, in this method value addition done at each stage of production is taken into account, हम उन सबको कैलकुलेट करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, all value addition are further added together to calculate the GDP। अब जैसे देखो एक मोबाइल फ़ोन को अगर मान लो तैयार करने के लिए 4 स्टेप होते हैं, 4 अलग अलग, तो इसके पहले वाले मेथड में क्या हो रहा था कि जब फ़ोन फाइनल तैयार हो जा रहा था या तब जो है हम उसको जो है काउंट कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वैल्यू एडिशन मेथड में कि जब ये जो ये प्रोडक्शन में 4 प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, हम उन 4 प्रोसेस के दौरान ही जो है वहाँ पर उनका जो है वैल्यू एडिशन कर देंगे, और जब हम फाइनल जीडीपी की काउंटिंग करेंगे तो इन चारों को मिलाकर जो है ऐड कर देंगे और हमारा फाइनल जीडीपी जो है वो निकल आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें वैल्यू एडिशन मेथड की तो इंडिया ने इस मेथड को जनवरी 2015 में जो है वो कहा कि हम 2015 में इंडिया ने इस मेथड को जो है इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ये जो वैल्यू एडिशन मेथड है ना, ये बेसिकली इसको SNA 2008 कहते हैं। SNA का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने जो है ना नेशनल ऑफ सिस्टम अकाउंट्स का जो फॉर्मूला है वैल्यू एडिशन मेथड, वो यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंड किया था ताकि हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम के स्टैंडर्ड्स को काउंट कर सकें, ठीक है। SNA में क्या होता है, SNA 2008 के जो प्रोसीजर है उसके तहत हम बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडिशन करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा गाइस कंफ्यूजिंग होता है ये वैल्यू एडिशन मेथड, बट आपको मैं फिर से एक बार बहुत क्लियर वे में समझा रही हूँ। 2 टाइप के जीडीपी कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं। पहला ये होता है कि जिसमें हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है वैल्यू एडिशन मेथड, यानी कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, जो कि यूएन ने रिकमेंड किया है और इंडिया ने 2015 में जनवरी से इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। इस मेथड के तहत हम हर एक प्रोडक्शन स्टेज पर उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन स्टेज पर ही जो है हम उनकी वैल्यू एडिशन को जो है काउंट कर लेते हैं और लास्ट में जो है उन सबको ऐड करके जीडीपी जो है निकालते हैं। तो ये हुआ आपका वैल्यू एडिशन मेथड। नेक्स्ट जो है वो है हमारा
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, जीएनपी क्या होता है। अब देखो हम जीडीपी में क्या कर रहे थे, जीडीपी में जो भी चीज़ें डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो है बन रही थी, चाहे वो फॉरेन फैक्टर ही क्यों ना बना रहे हो, यानी फॉरेन की कोई कंपनी आके अपना प्रोडक्शन यहाँ पे कर रही है, तो वो भी जीडीपी के अंदर काउंट हो रहा था। लेकिन जीएनपी के अंदर नहीं काउंट होगा, ठीक है। जीएनपी के अंदर क्या होता है कि जो फॉरेन फैक्टर जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम नहीं काउंट करेंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और जो इंडियन कंपनी जो बाहर प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, जो बाहर किसी और कंट्री में अपना प्रोडक्शन प्लांट सेटअप की है, हम उसे काउंट करते हैं, ठीक है। फॉरेन फैक्टर अर्निंग इन इंडिया वो हम काउंट नहीं करेंगे। इंडियन फैक्टर अर्निंग अब्रॉड हम उस चीज़ को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे ना नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसके पहले जीडीपी में डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही थी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हो गया कि डोमेस्टिक यानी जो हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर हो रहा है। नेशनल प्रोडक्ट यानी कि हमारा जो इंडियन फैक्टर है बेसिकली वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर फॉरेन फैक्ट्रीज जो हैं वो जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही हैं फॉरेन कंपनीज अपनी अपनी गुड्स का, उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। और काउंट हमें किन्हें करना है, जो इंडियन फैक्टर बाहर अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम इसमें काउंट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड, ठीक है। लेकिन नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड का मतलब वही इंडियन फैक्टर जो है बाहर प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन हम उसको नेशनल प्रोडक्ट में काउंट करेंगे। और हमें माइनस क्या करना है, फैक्टर इनकम फॉरेन फैक्टर इनकम अर्न इन इंडिया, उसे हमें माइनस करना है, ठीक है। देखो अब जीएनपी का फॉर्मूला क्या है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या है, ए है फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया, बी है फॉरेन फैक्टर इनकम अर्न इन इंडिया। तो मैंने अभी बताया आपको कि इसको हम माइनस कर देंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे। तो जीएनपी कुछ नहीं है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फॉरेन फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया माइनस फॉरेन फैक्टर इनकम अर्न इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा यहाँ पे देखो जीएनपी और जीडीपी में थोड़ा सा कंपैरिजन है। अगर फॉरेन जो फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया है जो वो बाहर अर्न कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेन प्रोडक्शन जो बाहर कर रही हैं कंपनियां, अगर वो ज़्यादा होंगी कंपैरेटिवली टू फॉरेन फैक्टर इनकम अर्न इन इंडिया, तो हमारा जीएनपी बढ़ जाएगा, जीडीपी से ज़्यादा हो जाएगा। कैसे ज़्यादा होगा, वो ऐसे होगा, देखो जीडीपी में हम फॉरेन फैक्टर की इनकम जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर हमारी हैं फॉरेन कंपनियां जो बना रही हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। लेकिन जीएनपी में क्या करते हैं, जीएनपी में हम उसे ऐड नहीं करते, जीएनपी में हम सिर्फ इंडियन फैक्टर्स, वो चाहे बाहर अपना प्रोडक्शन सेटअप किए हों या विद इन द कंट्री सेटअप किए हों, हम उनकी जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। तो अगर जो है फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू फॉरेन फैक्टर इनकम, तो जीएनपी ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा जीडीपी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर अगर जो फॉरेन फैक्टर इनकम है वो ज़्यादा मतलब यानी फॉरेन कंपनियां ज़्यादा कमा रही हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली टू फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया, तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कम हो जाएगा कंपैरेटिवली टू हमारे जीडीपी के, ठीक है। और अगर दोनों ही इक्वल हैं तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन, ठीक है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब डेप्रिशिएशन क्या होता है, देखो डेप्रिशिएशन मतलब जितना भी वियर और टीयर होता है मशीनरी का या फिर इक्विपमेंट्स का, मतलब देखो हम कोई भी चीज़ अगर मान लो कोई भी कंपनी है वो 100 बैग का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो ज़रूरी तो है नहीं कि उसके 100 के 100 पीसेज एकदम फ्रेश होंगे, उसमें से एक दो पीसेज जो हैं थोड़े से डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ है कि जितनी भी थोड़ी डिफेक्टिव वैल्यू है या फिर मशीनरी कोई ख़राब हो गई है या फिर कोई भी डेप्रिशिएशन हुआ है प्रोडक्ट्स का, जो उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो निकल आएगा। देखो डेप्रिशिएशन एक नेगेटिव काइंड का प्रोडक्शन है, अभी मैंने बताया कि प्रोडक्शन तो होता है लेकिन वो ख़राब हो गया। जैसे कि हमने 100 पीस की अगर सपोज करो कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, अगर आप बोट का ही एग्जांपल ले लो,
सपोज करो बोट की स्पीकर्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो अगर बोट ने जो है अपना 1000 स्पीकर्स बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का अगर ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो उसमें से जो 1000 पीसेस हैं उसमें से कुछ पीसेस डिफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, तो उसी के प्राइजेस जो है काट कर नेट मतलब अगर 1000 पीसेस हैं उसमें से सपोज कर लो कि 50 जो है ख़राब है, तो 50 उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो माइनस करने के बाद जितना प्रोडक्शन बचेगा वही होगा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो इसी बेसिस पे हम नेशनल लेवल पे नेट नेशनल प्रोडक्ट देखते हैं। तो बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम जब डेप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो निकल आता है, ठीक है। देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, इसको नेशनल इनकम कहते हैं अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे तो, ठीक है। लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। देखो बेसिकली ना हम इकोनॉमी को जितने ईजी टर्म में समझें, एग्जाम्पल लेके समझें, क्योंकि हम इकोनॉमी जब भी इकोनॉमी पढ़नी चाहिए हमें थोड़ा सा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके और एग्जाम्पल्स जो हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उन्हें लेके जब आप इकोनॉमी को समझने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी में समझ में आएगी, ठीक है। तो जीएनपी हमने देख लिया, नेट नेशनल प्रोडक्ट देख लिया हमने, और फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर आता है, अगर आपको कहीं लिखा हुआ, तो वो कुछ नहीं, वो नेशनल इनकम ही होती है, ठीक है। अब नेशनल इनकम क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, जितनी भी नेशनल इनकम टोटल निकल के आई है उसको बाय पॉपुलेशन कर देंगे, जितनी भी उस कंट्री की पॉपुलेशन है, तो हमें पता चल जाएगी कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, यानी उस कंट्री का हर एक नागरिक जो है कितना कमा रहा है, पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि पीसीआई सपोज टू बी अ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, देखो कैसे है पर कैपिटा इनकम, कैसे जो है बेस्ट इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर का। अरे जब पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की बढ़ती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक जो इंडिविजुअल है उस कंट्री का, वो उसकी जब पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है या घट रही है, उसी से हमें पता चलता है ना कि अच्छा चलो ठीक है, आज पर कैपिटा इनकम सपोज करो ₹100 है, ठीक है। तो चलो अगर वो 1000 कल को होती है, यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, यानी कि उस कंट्री के लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर ज़्यादा हो रहा है। अगर वो डिक्रीज होगी पर कैपिटा इनकम, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर जो है कम हो रहा है। तो इसीलिए जो है पर कैपिटा इनकम एक बेस्ट इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर को किसी भी कंट्री में जज करने का, ठीक है। अगर हम जीडीपी, जीएनपी और एनआई को देखें तो ये कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस पे ही कैलकुलेट करने पे हमें एक्चुअल प्रोडक्शन या ग्रोथ की जो है पता चलती है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या स्टेटस है प्रोडक्शन का, और ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि देखो क्या है ना कि प्राइजेस जो हैं हर चीज़ के बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी एक बेस को बनाकर उससे कंपेयर कर कर नहीं जोड़ेंगे तो हमें एक्चुअल स्टेटस पता ही नहीं चल पाएगा कि प्रोडक्शन और ग्रोथ कितनी हो रही है, आगे इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज में जा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म है रियल जीडीपी, जीएनपी और एनआई, ठीक है। रियल वर्ड यूज किया जाता है। तो देखो रियल वर्ड वही चीज़ है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट प्राइस keep changing. In such condition, the value of GDP, GNP and NI may change without any change in production quantities. ठीक है, तो ये misleading हो सकता है. Therefore, the prices are kept constant to know the actual status of the production. For the collection of instant prices, we use a particular year as a base year. देखो एक बेस ईयर लिया जाता है। अब कैसे बेस ईयर लेने की क्या ज़रूरत है, जैसे हम 2011-12 को जो है इंडिया में बेस ईयर लिया गया है, ठीक है। तो हम हमेशा 11-12 के डेटा को जब भी हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो हम जैसे कि अभी 2022 गया, तो 2022 का अगर हमें रियल जीडीपी देखना है तो हम इसे कंपेयर करेंगे 2011 और 12 के डेटा से। इस बेस ईयर को ध्यान में रखते हुए हम इसका जजमेंट करेंगे कि हमारी ग्रोथ जीडीपी की कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो यही है रियल जीडीपी या फिर जीएनपी या फिर एनआई, जो कि हम बेस डेटा को कांस्टेंट पे रख कर जो है हम जीडीपी या फिर नेशनल इनकम निकालते हैं, वही होती है रियल जीडीपी या फिर रियल जीएनपी और एनआई, ठीक है। अगर जीडीपी और जीएनपी या फिर नेशनल इनकम जो है करंट प्राइजेस पे कैलकुलेट की जाती हैं,
देखो रियल वाले में हम 2011-12 की जो प्राइजेस थी उनको कांस्टेंट रख कर जो है हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अगर हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी होगी तो हम उसे करंट प्राइजेस पे रख कर जो है नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट जब करेंगे तो उसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं होती हैं क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं दे पाती हैं, ये करंट प्राइसेस के हिसाब से जो है वैल्यूएशन देती हैं, और करंट प्राइसेस जो है वो बदलती रहती हैं, इस वजह से ये सही इंडिकेट नहीं कर पाती हैं ग्रोथ और प्रोडक्शन को, इसलिए नॉमिनल जीडीपी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं होती है। ठीक है, ये रियल स्टेटस शो नहीं कर पाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीएनपी डिफ्लेटर। ठीक है, जब जीएनपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीएनपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करेंगे रियल जीएनपी के साथ तो हमारा जो है आ जाएगा आपका जीएनपी डिफ्लेटर। द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर, कभी कभी इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला उस केस में बन जाता है रियल जीएनपी इंटू 100 बाई रियल, अरे सॉरी नॉमिनल जीएनपी इंटू 100 बाई रियल जीएनपी। गाइज यहाँ पे शायद मैंने जीडीपी लिख दिया बट यहाँ पे जीएनपी होगा, आप ये करेक्ट कर लेना। सॉरी वो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आई थिंक ऑटो करेक्ट हो गया होगा। तो जीएनपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी को हम रियल जीएनपी से डिवाइड कर देंगे, या फिर इसका एक और भी फॉर्मूला है नॉमिनल जीएनपी इंटू 100 बाई रियल जीएनपी, तो हमारा निकलेगा जीएनपी डिफ्लेटर। सो गाइज आज के क्लास के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है कुछ यूज़ में आए और आपको समझ में आए इससे। अगर कोई भी फीडबैक हो या फिर कोई भी करेक्शन हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। एंड थैंक यू गाइज, आपने इतना समय दिया और सुना। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें एक्लेट आईएएस को। थैंक यू सो मच।